ध्रुव राठी ने अपने सोशल मीडिया की दुनिया में एज अ कंटेंट क्रिएटर अपना कदम 2013 में रखा। आम आदमी पार्टी के लिए वीडियो बनाना हो या पोस्ट लिखना हो, इनको ध्रुव बखूबी किया करता था। धीरे धीरे जैसे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े तो ब्रेन वॉश और न्यूट्रल दिखने का जो ढोंग था उसको उसने और स्मूथली करना शुरू कर दिया। अपने आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएशन से सारे रिलेटेड पोस्ट और वीडियोस उसने हटाए ताकि कोई उसे एक्सपोज न कर दे। अगर कोई उसके खिलाफ वीडियो बना भी डालता तो उसे वो अपने प्राइवेट ग्रुप के जरिए मास रिपोर्ट करके हटवा देता। एंटी नेशनल को सपोर्ट करना हो या देशद्रोही नारे लगाने वाले को वॉइस पोस्ट करना हो, ध्रुव अपना काम बखूबी जानता था। जर्मनी में बेस्ड होने की वजह से इसे ज्यादा किसी बात की फिक्र नहीं थी। तो ये सब इसको कहना कि ये सिर्फ 3 ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई सेल से होगा तो उसको पता होगा कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी हजारों कॉल करनी पड़ती है। मॉल के अंदर एक क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए सेल्समैन को पूरे दिन भर हजारों लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके कार्ड बिकता है उसका। और यहाँ पे बात हो रही है एक अडल्ट पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसिस ज्वाइन करवाने की। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अगर करोड़ों रुपए भी दोगे तो जाके आईसिस नहीं ज्वाइन करेगा। आप सोच के देखिए, सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाके एक फंसा पाए होंगे। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और वर्किंग मॉडल होगा। एलविश यादव की पूरी वीडियो उठा के ना इसने आधा वीडियो पूरा एलविश यादव पे ले रखा है। एलविश यादव थोड़ी ना इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट बनाता है और इसकी पूरी कोशिश क्या रहती है कि सामने वाले को प्रो बीजेपी घोषित कर दो। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता बीजेपी जीतती है हारती है, मेरे से कल की बजाय आज हार जाए मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस देश अच्छे से चलना चाहिए, मेरे को उतने से मतलब है। मैंने अगर ध्रुव राठी पे कोई कमेंट करा है तो सिर्फ इसलिए करा इसने बार बार हिंदुइज्म को टारगेट करने की कोशिश करी है। मिलेगा उत्तरकांड करके, जिसमें राम के ऊपर 2 बड़े एक्यूजिशंस लगाए जाते हैं, जिसमें राम के ऊपर 2 बड़े एक्यूजिशंस लगाए। ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। इस पे शांत नहीं रहेंगे भाई, ये क्लियर कट है। मेरी बात पे इसने बोला कि लॉजिकल रीजनिंग और ये न्यूज और आर्टिकल्स और इन्हीं की वजह से पूरा डेटा आता है ताकि उन्हें कंसोलिडेट करके और हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। 3 weeks ago in India, a lawmaker was shot dead live on camera. A lawmaker was shot dead live on camera. अगर डेटा न्यूज आर्टिकल्स और इनके बेसिस पे अगर सच में फैसले होने लग जाते ना, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लोगों के दिमाग को फ्रेम करने की कोशिश की जाती तो सारे जजेस जो है वो रोबोट बना दिए जाते। फिर जरूरत क्या पड़ती है उनकी ह्यूमंस होने की। बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। गुजरात राइट्स 2002 के जो हुए थे, 790 मुस्लिम्स 254 हिंदूज ऑफिशियल रिपोर्ट है। यही रिपोर्ट है सच में। पूछ के आओ जरा गुजरात राइट्स में जो लोग वहाँ पे थे। मुजफ्फरनगर राइट, वहाँ पे भी 40-42 मुस्लिम और 20 हिंदू लिखे हुए हैं। पूछ के आओ जरा मुजफ्फरनगर में जाके उन बंदों से जिन्होंने फेस किया हुआ है कि क्या सच में बस 62 बंदों की थी। 1 महीने के आसपास तो पूरा राइट चला था, तो एक दिन में एक बंदा मर रहा था बस। तो राइट किस बात का हुआ? ऐसे तो नॉर्मली हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोई ना कोई डेथ हो ही जाती होगी। ये मैंने छोटे स्केल पे बता दिया। बड़ा स्केल का बताता हूँ जो छुप भी नहीं सकता। जापान पे न्यूक्लियर बम डाल दिए गए थे ना अमेरिका द्वारा, एलीट फोर्सेस द्वारा। और उसके बारे में जब आप हिस्टोरियंस और वहाँ के लोगों से पूछा जाता है ना, क्या बोलते हैं? जॉन डब्ल्यू डॉयर बोलते हैं कि जितनी भी फोर्स ने कब्जा किया था उन्हें देखते हुए रेप के इंसिडेंट तो काफी कम थे। ब्रायन वॉल्स कहते हैं कोई मास रेप नहीं हुआ और रेप एक्चुअली हुआ ही नहीं। जितने अमेरिका में होते हैं नॉर्मली उतने ही हुए हैं। फुजिमी यूकी सेज कि अमेरिकन ट्रूप्स के लैंड करने के बाद 3500 रेप्स सिर्फ पहले ही महीने में हो गए थे। क्या सच है? कौन सी रिपोर्ट्स हैं? अमेरिकन रिपोर्ट्स में दिखाऊं कितने केसेस दिखाए उन्होंने, कितने कम केसेस दिखाए हुए उन्होंने। वहीं के फैक्ट उठा के अमेरिका वगैरह के जहां पे उन्हें फायदा हो वो वही डालते हैं। और अगर इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर आप क्या ही है। कि उन्होंने अपनी वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा का पूरा ब्लेम ध्रुव ने बीजेपी की सरकार को दिया था और ये बताया था कि कैसे बॉलीवुड की मूवीज को यूज किया जा रहा है और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है अगले इलेक्शंस में केरला को हराने की पूरी साजिश है, षड्यंत्र है। तो यहाँ बाकी फैलेसीज के बारे में बाद में करेंगे। फॉल्स डिलेमा फैलेसी की बात करते हैं कि कैसे 32,000 का जो नंबर है ये कहीं से भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा कैसे हो गया। यहाँ बस एक ऑप्शन कैसे एग्जिस्ट करिए। यहाँ क्या कोई और पॉसिबिलिटी नहीं किसी भी और ऑप्शन की? जैसे सुदीप्तो सेन के पास शायद सही डेटा नहीं था, सुदीप्तो सेन की टीम से गलती हो गई, या सुदीप्तो सेन बस अपनी मूवी को हाइप दिला रहे थे। उनको पता है लोगों को सिनेमा घरों में खींचने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए, कुछ ना कुछ हाइप चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए और कोई तरीका उनके पास शायद नहीं था। तो उन्होंने एक नंबर को एग्जैजरेट करके बोल दिया और उसको कहीं ना कहीं प्रूव भी नहीं कर पाया। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला कि उसका पूरा श्रेय, इसका पूरा ब्लेम, इसका पूरा आंसर सुदीप्तो सेन और विपुल शाह को ही देना चाहिए। बट ये फॉल्स डिलेमा फैलेसी इसलिए भी है क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सीधा ये बोल दिया कि इससे साबित होता है कि हम सही थे और मूवी प्रोपेगेंडा है, ये गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म का बैन लिफ्ट नहीं करता, इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देता। तो कैसे ये प्रोपेगेंडा है? कैसे उन्होंने पूरा नैरेटिव प्रोपेगेंडा से शिफ्ट करके बस 32,000 के नंबर को हटा देना अपनी जीत में देखा? बहुत कंफर्टेबली एक पार्ट उन्होंने ग्लोरीफाई करके बताया कि कैसे 32,000 का नंबर गलत प्रूव हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, पर 32,000 का नंबर तो हमेशा से गलत था। इनफैक्ट सुदीप्तो सेन भी बोल रहे थे। तो वो तो आपकी वीडियो का नैरेटिव था ही नहीं। आपकी वीडियो का नैरेटिव था कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और यहाँ ये फर्स्ट डिलेमा फैलेसी साफ नजर आ रही है। तुम जब हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हो, जब तुम श्री राम का एग्जाम्पल देते हो, तो तुमसे मेरा सवाल ये है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम तो रामायण में बिलीव ही नहीं करते। याद है अपना ये वाला वीडियो? कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है। क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि मैन मेड ब्रिज। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असल में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं हो सकता।
के। राठी ने अपनी पूरी वीडियो में आपको इस तरीके से पोर्ट्रे करके दिखाया है कि भैया मात्र 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है और इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान में मात्र 3 लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ है। ये मैं मान सकता हूँ कि मात्र 3 लड़कियां ISI में गई होंगी, लेकिन क्या लव जिहाद में सिर्फ 3 ही लड़कियां शिकार हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे कोई नंबर वाले फिगर नहीं दूंगा, ना मैं आपको ये बताऊंगा कितने स्टेट में इसके ऊपर कानून बनाए गए। आप कुछ मत कीजिए, इस वीडियो को रोकिए, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, गूगल पे, आप जिस प्लेटफॉर्म पे जाओ जाकर सर्च करो, वहां जाके सिर्फ सर्च करो लव जिहाद केस, आपको हर दिन एक नया केस देखने को मिल जाएगा। तो भाई राठी, जो आपने सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करा है ना लोगों को कि मात्र 3 ही लोगों की स्टोरी है और लव जिहाद एक कॉन्स्पिरेसी है, नहीं ब्रो, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये रियलिटी है इस देश की जिसके ऊपर कानून बन रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर VS अच्युतानंदन एक्चुअली में PFI को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। तो भैया जैसा आपने सुना, राठी जी ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक्स CM PFI को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बस मैं राठी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, PFI में जो लोग ज्वाइन होते हैं वो कौन होते हैं, किस स्टेट से आते हैं, किस देश से आते हैं? झूठ तो मत बोलो। PFI में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो किस जगह से आते हैं, किस स्टेट से आते हैं, किसी से छुपा नहीं। फिर भी राठी को लगता है कि इस स्टेटमेंट को दिए हुए कई साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी आज केरला एक सेकुलर स्टेट है, तो ऐसा नहीं है। आप डेमोग्राफिक चेंज देखो, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी और किस तरीके से घटी है, जबकि पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस था। किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज की जाती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। झूठ तो मत बोलो। अब जितने भी लोग इसकी वीडियो को देखने के बाद ये समझने लगे हैं कि वाकई में लव जिहाद एक कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेशली वॉक गर्ल में आपको बताना चाहूंगा 2009 में केरला हाई कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को बोला था कि जाओ भैया इस चीज के ऊपर कानून बनाओ। यहाँ पे केरला में लड़कियों को बहला फुसला के या उनका ब्रेन वॉश करके उनको ट्रैप करके कन्वर्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर कानून बनाओ। लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने के लिए केरला हाई कोर्ट ने बोला था और इसी टाइम पे पुलिस की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें दिखाया गया था किस तरीके से ट्रैपिंग की जा रही है, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, स्पेशली लड़कियों को। और ये रिपोर्ट आने वाले टाइम पे पब्लिक के सामने आई और जब ये सामने आई ना, लोगों की आंखें खुली। समझो, और हम किस पे थे? हाँ, हम क्या कह रहे थे, हमारी जर्मनी की पब्लिक लग रही है। जर्मनी के बंदे है तो यहीं कहीं खावा बाहर की है। नहीं, नीचे मगर खावा बाहर की है, कोई दिक्कत ना भाई। हमें तो सारी चीज वो है वेलकम। हम तो ना बुरा मानना है ना दिल पहले में, कोई दिक्कत वाली बात ना, पर हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, खैंच जाएगी, स्पीड तय। और भाई की वीडियो पे एक हमारी फेवरेट मेरे ओपोजिट पार्टी जो रहे हमारी एक कम्युनिटी कुछ ज्यादा कमेंट करा है, वही कमेंट है सारे। LBC है, एल्विस वो है, परली साइड वाले, हमारी साइड वाले हमारे गैल हैं। कुछ भी कह लो भाई, कुछ भी कह लो, मैनिपुलेशन करते हो तुम, इसका मतलब करते हो। अब तुम यार अब पुरानी चीज ठाक है, ये करता हो, कुछ भी डाले, मैं तो जब फरकना पड़े कर दिया ना। तेने मेरा क्या करा, तेने पहले टाइम पे क्या करा, ढंग से अगर पोल खोलना पागा ना, और छोड़ो फिर मैं तो वैसा चला जाता हूँ, मगर ढंग से पोल खोलना पागा फिर नाड़ा ना बंदेगा भाई तेरा। ठीक है ना, तो आएंगे, उस पर भी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अभी तो शूट कर रहे हैं, एक बार शूट की लोकेशन पे पहुंचे हैं, हम बनाएंगे फिल्म। तो भाई ने तो टीजर से काटा, फिल्म हम काट देंगे। एक फिल्म रह रही थी ना इसके ऊपर, वो फिल्म हो भाई बहुत जल्दी तगड़े तरीके था ही। हम भी याद रखोगे कि यो बनी, यो करी डायरेक्टर इसने फिल्म, ढंग से एक चिट्ठे निकाल देंगे। और इसकी जो फैन है वे जो परली कम्युनिटी के हमारे भाई हैं, जो हम तो भाई समझे वे ना समझते होंगे, वे ज़्यादा उछल रहे हैं, उनका भी इलाज बांध देंगे, सबका इलाज होगा भाई। कोई ना, अभी तो तुम भोग लो, तुम भोग लो, हम तो काटे हैं। कभी गलत है। मेरी राय में एक चीज बड़ी साफ है, हमें अभी तो पता नहीं क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन वेट करके देखते हैं। अगर सचिन पायलट ने एक नई पार्टी बनाई तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि वो अपने नए पाथ पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा उनकी इतनी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से निकल के ऐसी पार्टी ज्वाइन करना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियोलॉजी की है, इससे बस ये साफ होता है कि आप पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हो, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। फ्लैशबैक। एक दूसरा सवाल यहां पर लोग उठाते हैं एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के ऊपर कि कैसे एनसीपी कांग्रेस की और शिवसेना की अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं और फिर भी ये साथ में एक अलायंस बना रहे हैं। तो क्या तुक बनता है ये अलायंस बनाने का? शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है उससे शिवसेना के सपोर्टर्स, उससे कांग्रेस के सपोर्टर्स एग्री नहीं करते, और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उससे शिवसेना के सपोर्टर्स एग्री नहीं करते। तो ये अलायंस कैसे टिकेगी? ये तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगी यहां पर, और ये भी एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है यहां पर कि सत्ता में आने के लिए ये पार्टीज कुछ भी कर सकती हैं। मेरी राय में ये कोई इतनी गलत चीज नहीं है कि ऑपोजिंग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज साथ में मिलकर आकर एक सरकार बनाए, एज लॉन्ग एज ये सरकार स्टेबल बनी रहे और इनके बीच में एग्रीमेंट रहे। Wait a minute. Who are you?